गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि सेल को पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए थे ह्यूमन बॉडी सेल पर। और ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के सेल होते हैं ये सारे चीज का डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है कि हमारे बॉडी में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं। आप इनके लिए पिछला लेक्चर देख सकते हैं। उनमें से एक एक सेल को हम लोग कोशिश करेंगे उसको डिफाइन करने का, उन्हें पहचानने का, और फिर नेक्स्ट इसी तरह टॉपिक हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी सेल में, ह्यूमन बॉडी सेल हिंदी में इसको बोलेंगे मानव शरीर को बनाने वाली जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनमें से बहुत सारी कोशिकाओं को का नाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उनमें से एक टाइप का कोशिका हम लोग जानेंगे आज। ह्यूमन बॉडी सेल का आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सेल। ब्लड सेल्स इसमें हम देखेंगे, आज कवर करेंगे ह्यूमन बॉडी सेल में आज जो ब्लड का निर्माण करने वाली जो कोशिका है, ब्लड किस किस कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी उसको समझेंगे। और फिर इसमें हम देखेंगे कि ये ब्लड सेल्स बनती कैसे है, यानी कैसे बनेंगे, हाउ फॉर्म है ना, कहां बनेंगे, वेयर फॉर्म्ड, और फंक्शन क्या होगा, इनके फंक्शंस हम पढ़ेंगे, और किस जगह पे जाके फंक्शनिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो चीज जहां बनता है वही फंक्शन करता है, बनता कहीं और है, काम कहीं और। जन्मभूमि किसी का कुछ होता है और कर्म भूमि किसी का कुछ होता है। जैसे हम लोग भी देखते हैं ना, जन्म कहीं लिए, कोई जॉब कहीं करता है, तो जन्म जहां लिए ऐसा नहीं है कि वहां ये सभी का कर्म भूमि वही होगा। वो अपना अपना क्षेत्र, जहां जिस क्षेत्र में जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से उनका वो कर्म भूमि बनता है। सेम उसी प्रकार के जितने भी ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, रक्त कोशिकाएं यानी रक्त खून को बनाने वाली जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं हैं, बनती कहीं और है और काम वो कहीं और, फंक्शनिंग कहीं और करती है। तो वो फंक्शनिंग कहां करेगा, वेयर, है ना। और इंपोर्टेंट, इनका इंपोर्टेंट हम जानेंगे, ये इंपोर्टेंट क्यों है। इतने सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे ह्यूमन बॉडी सेल का? जो पहला टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है वो है हमारा ब्लड सेल्स। वो हमारा ब्लड सेल्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रक्त कोशिकाएं। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। उसके बाद हम जानेंगे हाउ फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है, कहां बनता है, वेयर फॉर्म्ड। उसके बाद वो काम क्या करती है, वो फंक्शंस उसका जानेंगे, सारे सेल्स का फंक्शन जानेंगे। उसके बाद वो फंक्शन करेंगे तो कहां करेंगे, वेयर फंक्शंस, तो ये फंक्शन कहां करेंगे, समझ रहे हैं, ये फंक्शन, ये काम कहां करेंगे। और फिर उसका फिर इंपोर्टेंट हम जानेंगे कि वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम कवर करते हैं। सबसे पहले ब्लड सेल्स में कौन कौन सेल्स होते हैं ये पहले जानेंगे हम। देखिए हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, जरा उसको बढ़िया से समझने का कोशिश करिएगा। हमारे बॉडी में जो भी ब्लड होता है वो जो है, अगर 100% आपका ब्लड है तो उसमें सबसे पहले जानिए कि लगभग 45% इसमें सेल्स ही भरे होते हैं। यानी आपका जितना भी वॉल्यूम है ब्लड का, आपके शरीर में जितना भी आपका टोटल ब्लड है, होल ब्लड का, टोटल ब्लड का, समझ रहे हैं ना, टोटल ब्लड का। जैसे किसी सामान्य पुरुष में कितना होता है, 4.5 से 5.5 लीटर एक स्वस्थ शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, एक स्वस्थ शरीर में 4.5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। ठीक है। अब इतने सारे रक्त में, ये मान लेते हैं किसी के शरीर में जो है 5.5 लीटर खून है, ये हमारा 100% खून हो गया। कितना हुआ, 100%। तो 100% अगर खून है तो वो 100% खून में 45% जो भी होंगे तो वो ब्लड सेल्स होंगे। क्या होंगे, ब्लड सेल्स होंगे। और 55% जो हमारा होगा, जो रेस्ट बचा 100% का 45% तो हमारा ब्लड सेल्स हो गया, तो बचा उधर 55%। तो 55% हमारा जो हो गया वो हमारा प्लाज्मा होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड होता है।
जिसमें कि ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जब तक फ्लूइड में तरल अवस्था में होती है, प्लाज्मा क्या होती है, वो तरल अवस्था, खून आप जो देख रहे हैं वो सेल्स उसमें घुले हुए होते हैं, प्लाज्मा में डूबे हुए होते हैं, ताकि उसको चलने में आसानी हो, सर्कुलेशन करने में आसानी हो। फ्लूइड रहता है तो उसको बहा के आराम से जो है रक्त हमारा क्या होता है, सेल्स को, ब्लड सेल्स को, जो 45% सेल्स होता है वो 55% प्लाज्मा उसको घुला के अपने में, और जहां मन होता है वहां उसको लेके जाता है, इसीलिए ये फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ब्लड जो है 55% प्लाज्मा है हमारा, 45% हमारा ब्लड सेल्स है। अब वो ब्लड सेल्स को हम जानेंगे कि कौन कौन सा ब्लड सेल्स हमारा मौजूद है, हमारे बॉडी में कितने प्रकार के ब्लड सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल्स हमारे जो शरीर में है वो मेनली जो है 3 टाइप्स, ब्लड सेल्स हमारा जो है हमारे बॉडी में मेनली 3 टाइप्स है, और भी हम बताएंगे आगे। मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में पाया जाता है। तो रक्त को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है उसमें से पहला जो है टाइप, मान 3 प्रकार के, 3 अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं होती है, समझिएगा, 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं हमारे रक्त में, हमारे खून में 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, अब ये 3 अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उसमें देखेंगे कि कौन कौन प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो पहला जो है उसको हम बोलते हैं WBC, पहले को हम क्या बोलते हैं, WBC, क्या बोलते हैं इसको, WBC। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। आप WBC भी बोल सकते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। दूसरा जो टाइप है ब्लड का, जो दूसरा टाइप है वो क्या है, RBC। RBC, इसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। और इनका तीसरा जो टाइप होता है ब्लड का वो हमारा है प्लेटलेट्स, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। 3 अलग अलग प्रकार के हमारे रक्त में कोशिकाएं पाई जाती है, पहला बात ये क्लियर होना चाहिए। 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हमारे रक्त में पाई जाती हैं। पहला जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं WBC ल्यूकोसाइट, दूसरा जो बोलते हैं हम RBC जिसको बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट, तीसरा जो होता है हमारा वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं। WBC का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, WBC का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। RBC का पूरा क्या नाम है, रेड ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स का पूरा नाम क्या है, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, इसका कोई पूरा नाम नहीं है, इसका कोई शॉर्ट नाम ही नहीं है जो कि हम उसको पूरा करें। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल को व्हाइट हम क्यों बोलते हैं और रेड ब्लड सेल को हम रेड क्यों बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का नाम इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स है क्योंकि ये जो सेल्स हैं, ये जो रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, ये जो है बाह्य आक्रमण को रोकती है, और बाह्य आक्रमण के दौरान उसको मारने का, बाहरी कोशिकाएं, बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी प्रकार की बाहरी कोशिकाएं जब हमारे शरीर में एंट्री करती हैं तो ये क्या होता है, WBC उसके ऊपर अटैक करता है। और ये WBC जब अटैक करता है आक्रमण के दौरान, ये उनको मारता भी है और खुद भी मरता है। और मरने के दौरान में इसमें पस का निर्माण होता है। पस, पीप का नाम सुने हैं ना, जिसे किसी को घाव हो गया तो उसे देखिएगा पीप बनता है, पस बनता है। वो पस क्या है, पस सेल्स आया कहां से, तो ये WBC जो है, जो बाहरी बैक्टीरिया आक्रमण किया उस जगह, उसको मारने के क्रम में जितने भी WBC सेल्स हमारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया है ना, तो वो पस सेल के रूप में बाहर निकला। ठीक है, तो ये पस, ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। समझ गए, क्योंकि इसका फाइनली रूप जो होता है वो क्या हो जाता है, व्हाइट कलर के हो जाता है।
आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में क्यों हम लाल लाल बोलते हैं, लाल रक्त कणिका इसको बोलते हैं या लाल रक्त कोशिका इसको बोलते हैं। इसका नाम लाल रक्त कोशिका इसलिए रखा गया है कि इसमें जो है ये जो कोशिकाएं होती है, इस कोशिकाएं के ऊपर, आरबीसी के ऊपर, इनके सतह पर, सरफेस पर एक हीमोग्लोबिन नाम का, एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है ना। तो ये हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि रेड कलर को डेवलप करता है और इसका जो है पिगमेंट रेड होता है, जिसके कारण ये लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन के वजह से लाल दिखती हैं। इसलिए इनकी संख्या सबसे अधिक होती है ब्लड में, समझ रहे ना, सबसे अधिक ब्लड में इनकी संख्या होती है, आरबीसी की कोशिकाओं की संख्या होती है, इस वजह से हमारा रक्त लाल दिखता है, समझ गए। तो ये लाल दिखने का कारण इसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट जो है, थ्रोम्बोसाइट का मेन फंक्शनिंग है कि वो जो है ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर का काम करती है, वो ब्लड को थक्का जमने में मदद करती है। ये मेन 3 पार्ट्स हम जान रहे हैं कि हमारा जो ब्लड सेल्स होता है वो क्या क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। मेनली अभी हमको ये जानना है, ये जानकारी रखना है, समझ रहे ना, ये हमको सिर्फ एक जानकारी रखना है, मोटा मोटी एकदम हल्का नॉलेज है कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये 3 मुख्य प्रकार के, और भी होती हैं हम बताएंगे अभी, ठीक है ना, और भी होती हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हमारे ब्लड सेल्स में मेनली रूप से, यानी अधिकांश रूप से, समझ रहे ना, अधिकांश रूप से ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर देखिए कि अब डब्ल्यूबीसी भी कई प्रकार के हैं, डब्ल्यूबीसी भी कई प्रकार के हैं। तो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के हैं, तो डब्ल्यूबीसी भी कई प्रकार के हैं। तो डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के, कौन कौन प्रकार के, तो 5 प्रकार के। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो डब्ल्यूबीसी को भी हम आगे 2 ग्रुप में बांटेंगे, डब्ल्यूबीसी भी हमारा 2 ग्रुप में बंटता है। डब्ल्यूबीसी है 5 प्रकार के, लेकिन वो 2 ग्रुप में बंट जाता है। जैसे किसी के घर में 5 लोग हैं, है ना, जिसमें 3 एक अलग ग्रुप बना लिया, 2 एक अलग ग्रुप बना लिया, तो उनके पास 2 ग्रुप हुआ ना, एक घर में 2 ग्रुप हुआ ना। तो डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी का जो समूह है सेल्स का, वो जो है 2 ग्रुप में है। कौन कौन सा ग्रुप, तो पहला जो ग्रुप होगा वो हम यहां लिख देते हैं। पहला जो ग्रुप होगा डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट का, उसको हम बोलते हैं, एक ग्रुप का नाम है ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, ये एक ग्रुप का नाम है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है, जिसमें कि ग्रेन्यूल, ये कोशिका के सरफेस पर ग्रेन्यूल पाया जाएगा। ग्रेन्यूल क्या होता है, दानेदार रचना, यानी एक कोशिकाएं होंगी और उसके ऊपर क्या होंगे, इसका न्यूक्लियस होगा और इनके ऊपर क्या होगा, दानेदार रचना होगी, ये दाना 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 टाइप के। अब ये दानेदार रचनाएं होती क्या है, तो ये जो है हमारा ये हमारा एंजाइम होता है। और ये किस प्रकार का एंजाइम होता है, ये एलर्जिक एंजाइम काम करता है, कोई बाहरी डिफेंस का काम करता है, ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है और यही एंजाइम आगे चलकर उसको मारने का प्रयास करता है। बाहरी कोशिकाओं को जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले यही एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और ये एंजाइम एक्टिव होके आगे उस जो बाहरी कोशिका, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी हमारे शरीर में एंट्री करता है, तो सबसे पहले यही एंजाइम उनको मारने का काम करेगा। यानी कि वो एक ऐसा जो है सूचना प्रोवाइड करता है, यानी कि वो एक्टिव हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ग्रेन्युलोसाइट, ये दानेदार रचना का निर्माण होता है इस कोशिकाओं में, इसलिए इसको हम ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी, तो इसमें देखिए आप याद रखिएगा 3 प्रकार के फिल, कौन कौन, तो न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, ये जो है एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हैं, याद रखिएगा। दूसरा न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, ठीक है, एस्नोफिल। और तीसरा जो हमारा है, देखिए इसमें भी फिल लगा, इसमें भी फिल लगा, एकदम सिंपल है, याद रखना, इसमें भी फिल, इसमें भी फिल, और एक होगा बैसोफिल, ठीक है, बैसोफिल। याद रखिएगा तीनों में ग्रेन्यूल पाया जाएगा और याद रखना भी कितना आसान है, फिल फिल फिल, है ना। तो न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बैसोफिल, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि डब्ल्यूबीसी हैं, लेकिन ये ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि इनकी कोशिकाओं में दानेदार रचना मिलती है, इसीलिए इसको तीनों को हम अलग कर देते हैं। तो यहां से एक बात पता चला कि दानेदार रचना क्यों पाई जाती है, तो इसका एक उत्तर हमारा क्या है कि वो एक एंजाइम होता है, और वो कैसा एंजाइम होता है,
तो वो जो है एलर्जिक एंजाइम होती है, या बाहरी कोई सेल, बाहरी कोई बैक्टीरिया, बाहरी कोई वायरस अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो उस टाइम में इसका जो ग्रेन्यूल्स होता है, वो ग्रेन्यूल्स दानेदार रचना जो होती है, वो एंजाइम होती है, वो एक्टिव हो जाती है और वो जो है उनका डिफेंस का काम करती है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम में काम करती है, इसलिए ये तीनों में ग्रेन्यूल पाया जाता है, इसलिए तीनों को हम एक साथ रखते हैं। और इससे पकड़ में आ रहा है ना एक बात कि ये तीनों ही एलर्जिक रिएक्शन में भाग लेता है, तीनों ही जो है बाहरी आक्रमण में भाग लेता है, यानी कि हमारे शरीर को डिफेंस सिस्टम में ये तीनों मेनली काम कर रहा है। ठीक है ना? ये तीनों जो है सबसे पहला, जिस तरह बोलते हैं ना हम लोग के यहाँ भी जो है कुछ भी अगर हमारे पास मामला होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं, घर के बॉडीगार्ड को बोलते हैं। घर में जो हमारा बॉडीगार्ड होता है उसको बोलते हैं, वो हमें रक्षा प्रदान करता है, वो खुद एक्टिव हो जाता है। तो ये तीनों हमारे इस ब्लड सेल्स में, ये तीनों जो सेल्स है वो बॉडीगार्ड है। समझ रहे ना? ये हमारे यहाँ जो है क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। एलर्जिक रिएक्शन यानी कोई भी बाहरी अगर कुछ एंट्री किया हमारे शरीर में तो उसको रिएक्शन करके उसको जो है भगाने का काम करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है? अब देखिए, इसको तो हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। अब देखिए कुछ डब्ल्यूबीसी है जिसको हम की ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है? तो ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हमारा होता है ये भी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है? हम बोले थे 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो हमारा 5 प्रकार का है तो उसमें 3 प्रकार का, तो 3 जो देखिए न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ये तो ग्रेन्युलोसाइट हो गया। अब दो जो हमारा जो डब्ल्यूबीसी बचा हुआ है वो एक ग्रेन्युलोसाइट है। कहने का मतलब उसके अंदर में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है। ग्रेन्यूल्स मतलब वो दानेदार रचना, वो एंजाइम नहीं पाया जाता है, मतलब उसका कुछ काम अलग होगा। ठीक है? क्योंकि यहां पर देखिए इसमें क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट। अब देखिए इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बड़ी आराम है, इसमें बस साइट्स है ना, साइट्स। तो इसमें साइट्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि देखिए लिम्फो, जिसमें साइट्स लगाओ, लिम्फोसाइट्स। ठीक है? लिम्फोसाइट्स और मेनोसाइट्स। ठीक है? ये 2 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, लिम्फोसाइट्स और मेनोसाइट्स, ये 2 प्रकार की जो कोशिकाएं, देखिए तो साइड से पकड़ लीजिएगा, साइट्स इसमें भी लगा हुआ है, साइट्स इसमें भी लगा हुआ है, यानी मेनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये जो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये जो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये एक ग्रेन्युलोसाइट है। अब कहिए तो ये क्या काम करती है? अब तो इसके पास ग्रेन्युल है नहीं, तो ये भी डिफेंस में मदद करती है। लेकिन ये जो है डिफेंस में किस प्रकार मदद करती है? देखिए डिफेंस सिस्टम भी हमारा 2 प्रकार का है, समझिएगा। अपने घर की तरफ या अपना देश के बारे में समझिए, देश के पास भी जो है ना 2 प्रकार का डिफेंस सिस्टम है, एक इंटरनल, एक आउटर, है ना। देश को जो है बाहरी आक्रमण से बचाना, एक ये सिस्टम है। और दूसरा क्या है कि अगर बाहरी आक्रमण एंट्री कर गया है तो देश के अंदर में भीतर में बचाव करना। भीतर में बहुत सारे सिस्टम हमारे हैं जो कि अंदर में भी हमको बचाव करेगा। तो एक बाहरी सिस्टम, एक भीतरी सिस्टम, समझ गए। तो हमारा जो शरीर में है, शरीर में इंफेक्शन है, डब्ल्यूबीसी का मेनली काम है, देखिए डब्ल्यूबीसी का मेनली काम है प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। कैसे देगा? प्रोटेक्शन, समझ रहे ना। तो ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराएगा? तो अपने सेल्स के माध्यम से। तो डब्ल्यूबीसी जो है कैसे प्रोटेक्शन देगा? तो ग्रेन्युलोसाइट्स, इनका जो ग्रुप है, ये क्या काम करेगा? एक प्राइमरी टाइप के प्रोटेक्शन देगा, ये सूचना देगा, ये इंफॉर्म कलेक्ट करेगा और उनको जहां तक होगा उनको मारने का प्रयास करेगा और उसको मार डाल के खत्म करने का प्रयास करेगा। और उसके बाद भी अगर वो जो है, जो बाहरी सेल से आक्रमण है हो रहा है, बाहरी आतंकवादी सेल से जो है घुस रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक ग्रेन्युलोसाइट एक्टिव होगा। आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक ग्रेन्युलोसाइट, पहले क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट एक्टिव होता है, समझ रहे ना। अगर किसी का खून जांच हुआ और खून जांच के दौरान में न्यूट्रोफिल बढ़ा पाए, एसिनोफिल बढ़ा पाए, बेसोफिल बढ़ा पाए, इस बढ़ा हुआ अगर हम पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो है कुछ वैसा जो है बाहरी आक्रमण हुआ है जो कि उनके बॉडी में वो नहीं था, मौजूद नहीं था, समझ रहे ना। बाहरी आक्रमण हुआ है, ठीक है। अगर
उसके अलावा लिम्फोसाइट और मेनोसाइट पे अगर वहां पे इंक्रीजिंग दिख रहा है, वहां पे अगर उसके संख्या में अगर बदलाव दिख रहा है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे अगर अधिक या कम या जो कुछ दिख रहा है, इसका मतलब ये भी एक्टिव हो गया है। इसका मतलब है कि जो आतंकवादी बाहरी कोशिकाएं जो आई थी हमारे बॉडी के अंदर में, तो ये जो है नाकाम हो गई। ये काम किया, काम करने के बाद अगला इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा दिया और फिर लिम्फोसाइट्स और मेनोसाइट्स आगे उस पर काम करेगा, है ना। लिम्फोसाइट और मेनोसाइट्स आगे काम करेगा। लिम्फोसाइट्स वहां पे क्या करेगा, उसके विरुद्ध में जो आतंकवादी है वो उसके विरुद्ध में क्या करेगा, बम बारूद देखते हैं ना, जो बड़ा बड़ा जब अटैक होता है तो जो है उसको मारने के लिए पहले तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ही जो है निपट जाए, है ना। पहले ट्रैपिंग करने का सिस्टम, मतलब उसको हम क्या करते हैं, उसको पहले किसी तरह हम निपटाने का कोशिश करते हैं, नहीं होता है तब क्या करते हैं, हम गोली बंदूक अपना अस्त्र शस्त्र उठाते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो वैसा ही सिस्टम है। लिम्फोसाइट्स क्या करता है, अपना एंटीबॉडी बनाने लगता है। मतलब एंटीबॉडी समझिए कि जिस तरह की हमारे डिफेंस सिस्टम में, हमारे जो है देश के डिफेंस सिस्टम में बम बारूद गोला के काम करता है, वैसा ही जो है लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी बनाएगा, एक इम्यूनोग्लोबिन नाम की जो आगे हम पढ़ेंगे, वो जो है ऐसा बनाएगा एंटीबॉडी कि वो बम बारूद गोला के काम करेगा और ये जो फॉरेनर, जो बाहरी सेल, बाहरी जो बैक्टीरिया, बाहरी वायरस जो है उसको जो है बर्बाद करने का कोशिश करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। अब देखिए ये 5 प्रकार की कोशिकाएं के बारे में हम समझ गए। ये 5 प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वो कहां पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी में। हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी किस प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी में अंदर में न्यूट्रोफिल किस प्रकार का होता है, उनका शेप साइज पढ़ेंगे, उनका फंक्शन पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल, एसनोफिल का, बेसोफिल का, है ना, लिम्फोसाइट का, मोनोसाइट का, सारे जितने 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छा से हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम एक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। उसके बाद आरबीसी, आरबीसी का मेनली काम क्या होता है, आरबीसी का मेनली काम क्या होता है, आरबीसी हमारे शरीर में, देखिए डब्ल्यूबीसी तो हमारा प्रोटेक्शन का मदद कर रहा था, डिफेंस सिस्टम है हमारे शरीर में, ठीक है। आरबीसी का मेन काम क्या है, आरबीसी का मेन काम है कि ये जो है एक जिस तरह की ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिस तरह के हम लोग देखते हैं ना हमारे देश के अंदर में या हमारे क्षेत्र में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। जैसे कि किसी को जैसे पटना जाना है तो कैसे जाएंगे, पटना के लिए तो उनके लिए बस पकड़ना पड़ेगा या तो ट्रेन धरना पड़ेगा, तभी ना जाके हम लोग पटना पहुंचेंगे। तो ऐसा ही सिस्टम है हमारे बॉडी में कि कुछ मटेरियल है जो एक जगह है और सारी कोशिकाओं को जरूरत है, कुछ चीजें हैं जो कि एक जगह मौजूद हैं और उनको सभी जगह हर कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो भाई कौन पहुंचाएगा, तो ब्लड पहुंचाएगा। इसीलिए तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि हर वो कोना तक, हर वो कोशिका तक ब्लड पहुंचता है जहां तक कि न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। क्योंकि हम पढ़े थे ना, इससे सबसे पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग जी पाते हैं इसीलिए कि हमारी कोशिकाएं जीवित हैं, ठीक है। अब वो कोशिकाएं जीवित है तो उसको जीने के लिए तो न्यूट्रिएंट चाहिए ना, उनको तो फूड मटेरियल चाहिए ना, उसको ऑक्सीजन चाहिए ना, उनको ग्लूकोज चाहिए ना, कौन पहुंचाएगा, तो यही ब्लड पहुंचाएगा। अब ब्लड में ब्लड जब पहुंचेगा तो उस पर मटेरियल लोड होगा, जैसे ऑक्सीजन लोड होगा, है ना, ग्लूकोज लोड होगा, ये सारा चीज जो भी मटेरियल है वो ब्लड में लोड होगा, है ना। तो ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सारे चीज जो है वो आरबीसी पर क्या होता है, लोड होता है। एक ट्रक है, एक प्रकार का ये ट्रक है, मालगाड़ी, समझ रहे ना, ये लोड होता है, ठीक है। और ये लोड होता है, आरबीसी पर लोड हुआ और ये ब्लड में आरबीसी है, ब्लड में ऑलरेडी आरबीसी है और ये सब जगह पहुंचेगा, ये सब जगह पहुंचेगा और सारे कोशिकाओं को, हमारे ब्लड के सारे कोशिकाओं को देने का काम करेगा। लो भाई ऑक्सीजन, आपको जरूरत है ले लीजिए, आपको जरूरत है ले लीजिए, आपको जरूरत है ले लीजिए। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, यही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से, क्या आपके पास हानिकारक केमिकल बना, हाँ क्या बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, लाइए, उसको लेके फिर जो है छोड़ आता है, ले लाना और छोड़ आना। ये ट्रक का काम करता है। आरबीसी क्या काम करता है, ट्रक का काम करता है, समझ रहे ना। और या सारे ब्लड में प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, भाई कोई भी माल लूट ना ले, समझ रहे ना, कोई भी माल हमारा लूट ना ले, कोई हमारा जो है गड़बड़ी ना कर दे, हमारे अथी पर तो अटैक ना कर दे, तो उनके लिए हमारे पास फोर्स भी है ना, हमारे पास डिफेंस सिस्टम भी है, वो हमारा डब्ल्यूबीसी काम करता है, आरबीसी हमारा काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो रक्त है, ये रक्त है जब चलेंगे एक नली से होते हुए जो गुजरती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन और आर्टरी, हम लोग पढ़ेंगे सिरा और धमनी, सिरा और धमनी हम पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से एक रास्ता होता है ना, जैसे हम लोग अपने घर से पटना की ओर जाएंगे तो एक रास्ते पर निकलते हैं, फिर वहां बस पकड़ते हैं, फिर वहां से फिर जब बस किसी रास्ते होके ही ना पहुंचाएगा पटना, है ना, सबका रूट होता है। ऐसा नहीं, हवाई जहाज भी अगर
आपको दिख रहा है कि हवाई जहाज भी अगर पहुंचा रही है कहीं पर तो उनका भी रूट होता है, वो अपने रूट में ही चलती है। ये नहीं कि जहां मन तहां अपना हवाई जहाज उड़ता गया, ऐसा नहीं होता, सबका अपना रूट होता है। तो वो जो रूट है, ब्लड जो हमारा सर्कुलेट करेगा हमारे शरीर में, तो वो एक रूट है, रास्ता है, ठीक है। वो धमनी और सिरा उनका नाम है। उस रास्ते से हमारे बॉडी में सभी जगह ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट होगा, सब जगह पहुंचेगा, और वहां पे ये ट्रक पे लोड होके ये माल जाएगा और सब जगह पहुंचाएगा, समझ गए। और वहां पे प्लेटलेट क्या काम करेगा, प्लेटलेट, ये ब्लड में प्लेटलेट ये क्या काम करेगा, तो ब्लड में प्लेटलेट क्या काम करेगा कि ये ब्लड को बहने से रोकेगा। क्या बहने से रोकेगा, ब्लड तो फ्लूइड होता है, तरल अवस्था में होता है। अगर बाय चांस अगर कहीं कट गया, छोटा सा चोट लग गया, कट गया, ब्लीडिंग होने लगता है, आपको क्या लग रहा है बहुत देर तक ब्लीडिंग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर किसी में ब्लीडिंग बहुत देर तक हो रहा है और होता ही रहा है तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ज्यादा ब्लड का हेमोरेज हो जाएगा, ज्यादा ब्लड गिर जाएगा। और जब ज्यादा ब्लड गिर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, शरीर में ब्लड बचेगा ही नहीं, तो हमारे पास आरबीसी भी बाहर हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी बाहर हो जाएगा, ब्लड बाहर होगा तो ये सारी चीज बाहर होंगे ना। ऑक्सीजन घट जाएगा, ऑक्सीजन लेवल जब घटेगा आदमी क्या हाल होगा शरीर का, ठीक है। तो ये बहना, ब्लड का जो बहना है उसमें मदद करेगा। क्या करेगा, अगर कहीं कट गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लेटलेट का काम क्या है कि वो उस जगह पे क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, और क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा जिससे क्या होगा, वहां पे रक्त थक्का जम जाएगा और वहां पे क्या होगा, वो बहने से रुक जाएगा। ये सिस्टम हमारे प्लेटलेट के पास होता है, समझ गए। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको उतार लिए, चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो ब्लड सेल्स है, ये तीनों चीज के बारे में समझ गए ना, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, मेनली काम पहले समझ लीजिए, तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा। नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत है, आगे फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। ये तीन को मेन चीज समझ गए ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट का हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, ये तीनों सेल्स के बारे में हम समझ गए। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये जो सेल्स है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये ब्लड सेल्स जो है हमारा, ये फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये जो तीनों प्रकार की कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल्स हमारा जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट है ना, ये जो है ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं बनती कहां है। सबसे पहला ये प्रश्न है कि ये बनती कहां है, तो ये अलग अलग जगहों में बनती है। कुछ समय के लिए अलग जगहों में, और कुछ समय के लिए अलग जगहों में, फिर कुछ समय के लिए अलग जगहों में। तो तीन अलग अलग जगहों में अलग अलग समय के लिए, ये नहीं कि हमेशा के लिए। तो कब, देखिए समझिएगा, कोई भी मानव जब जन्म लेगा तो जन्म से ही हम पढ़ते हैं कि कहां से कब क्या बनेगा, ब्लड कहां बनेगा। तो देखिए ब्लड जब कोई बच्चा भ्रूण होता है, ठीक है, क्या होता है, बेबी। देखिए हम लोग सब सारे लोग तो पहले भ्रूण ही थे ना, सारे लोग अपने माँ के घर में भ्रूण ही होता है। वहीं से स्टार्ट करते हैं कि ब्लड कहां से बनता है, ठीक है। तो ब्लड जब कोई बच्चा, बेबी जो पहले माँ के घर में था, जाइगोट बना, उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो एक देख रहे हैं ना, एक ये भ्रूणीय विकास के क्रम में एग जो होता है ना, तो एग के बीच में एक होता है यॉल्क सैक, यॉक सैक, क्या बोलते हैं इसको, सैक, ठीक है। कभी अंडा खाए हैं? अगर अंडा खाए हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बीच में, बाहर में क्या होता है, एक लिबलिबा पदार्थ होता है ना, बाहर में क्या होता है, एक लिबलिबा पदार्थ होता है जो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये प्रोटीन का बना होता है, लिबलिबा पदार्थ है। बीच में हमारा ये जो है बीच का जर्दी, जो अंडा का जर्दी होता है ना, बीच वाला येलोइश पार्ट, येलो वाला, है ना, तो वो वाला पार्ट को हम बोलते हैं यॉक सैक। क्या बोलते हैं उसको, यॉक सैक। एल साइलेंट होता है, वायु एल के लिख दिए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एल साइलेंट होता है, बोलना है यॉक सैक, समझ गए। तो ये जो है यॉक सैक, इसके अंदर में देखिएगा, इसके अंदर में जब भ्रूणीय विकास स्टार्ट होता है, बच्चे में जब भ्रूणीय विकास स्टार्ट होता है, उन्हीं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टार्टिंग में, देखिए बच्चे का, बेबी का एक टाइम होता है बनने का, बेबी जो होता है, जो बच्चा बनता है, बेबी बनने का एक टाइम होता है। क्या टाइम होता है, तो 9 मंथ, एवरेज 9 मंथ होता है ना, एवरेज 9 महीने में बेबी बन जाता है। तो इसको हम 3 काल में बांटते हैं, ये 9 मंथ को हम 3 काल में बांट रहे हैं। पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और दूसरा काल हम बोलेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर,
और तीसरे काल को हम बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो 9 महीना को 3 भाग में बांटेंगे, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीना का 3 मंथ का आएगा, समझ रहे हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर तो 3 महीना से 6 महीना का काल आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 3 मंथ। जरा समझिएगा, 9 महीना का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो 9 महीना को हम 3 भाग में बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? 3 भाग में बांट रहे हैं। अब देखिए इसको क्या क्या नाम दिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 पार्ट में हम दिया। ठीक है, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हम बोल दिए 0 से 3 मंथ। अब तो स्टार्ट होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कहने का मतलब है कि वो स्टार्टिंग पीरियड होगा, और जब स्टार्टिंग पीरियड होगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 काल से, और 3 महीना तक चलेगा, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब फिर तीसरा महीना से छठा महीना, 3 महीना का हम एवरेज ले रहे हैं, छठा महीना तक, इसको हम बोलेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर। और तीसरा जो काल चलेगा वो चलेगा 6 मंथ से 9 मंथ तक। ठीक है, ये तीसरा ट्राइमेस्टर है। ठीक है, अब जरा समझिए 3 मंथ हो रहा है, ये काल को समझ लीजिएगा तभी समझ में आएगा। 3 मंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, सप्ताह में इसको बदलिए। एक सप्ताह, एक मंथ में कितने सप्ताह? 4 सप्ताह। तो 4 सप्ताह होता है, तो 3 महीना का काल, 0 से 3 महीना में कितना, 4 या 12 सप्ताह, यानी कि 0 से 12 वीक, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हम वीक में भी ऐसे दिखा सकते हैं। इसका 6 महीना तक का, 3 से 6 महीना, 6 महीना का होगा, 6 महीना 24 है ना, तो यानी कि 12 से ये इसका टाइम हो जाएगा 12 वीक से 24 वीक तक, 12 वीक से 24 वीक तक आ जाएगा ना, 12 से 24 वीक का समय आ जाएगा सप्ताह का। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 से 36 वीक है ना, सप्ताह में इसको चेंज कर दिया ताकि हमको जरूरत पड़ेगा आगे समझेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 0 to 3 मंथ, यानी कि 0 से 12 सप्ताह। ठीक है, पहला 12वां सप्ताह तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 से 6 मंथ, या तो इसको हम बोलेंगे 12 से 24 वीक सप्ताह तक। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि हम क्या बोलते हैं 6 to 9 मंथ, जो कि 24 से 36 वीक तक होता है। ठीक है, तो ब्लड जो हमारे शरीर में, जो कोई बच्चा ये 9 मंथ से गुजर के ही ना बना होगा, जो भी आदमी, जितना भी ह्यूमन, जितना भी मानव, जितना भी जो भी हम देख पा रहे हैं, जिस आदमी को हम ह्यूमन बॉडी सेल पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को पहले समझिए। ह्यूमन बॉडी जो बना होगा ये 9 मंथ से होकर ना गुजरा होगा, तब ना उसका बेबी बन के रेडी हुआ होगा, तब ना हम लोग बड़े हुए तो इतना बड़ा आदमी हो गए। समझ रहे ना। तो इस एम्ब्रियोनिक पीरियड को सब लोग ने झेला है, और इस एम्ब्रियोनिक पीरियड को झेलने के टाइम में 3 ट्राइमेस्टर को भी झेला है। और इसी क्रम में हमारे बॉडी में क्या होता है, विभिन्न अंगों का निर्माण होता है इसी ट्राइमेस्टर के क्रम में, यानी इसी 9 मंथ के क्रम में हमारे बॉडी में क्या होता है, बेबी में क्या होता है, बहुत सारे अंगों का निर्माण होता है। अंगों से तब फिर बॉडी का निर्माण हो जाता है, और फिर 9 मंथ में जब हमारा बॉडी पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है तो उसको वो फिर डिलीवर कर देता है, बाहर कर देता है, और वो बेबी का जन्म होता है। समझ रहे ना। तो यहां पे समझना है कि जब बच्चा 0 मंथ से स्टार्ट हो रहा था, 3 मंथ तक जा रहा था, तो पहला ट्राइमेस्टर, ये जो पहला 3 महीना का जो बच्चा है ना, तो यॉल्क सैक, ये जो यॉल्क सैक है, इसके अंडर में इसका जो अंडा का डेवलपमेंट हो रहा था, स्पर्म के फ्यूजन के बाद ये जो अंडा डेवलप हो रहा था, एक बेबी बनने का क्रम हो रहा था, तो इसी यॉल्क सैक में ब्लड बन रहा था। क्या हो रहा था, ब्लड बन रहा था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बन रहा था। समझ रहे ना, ये सब क्या हो रहा था, बन रहा था। अच्छा, पूछेगा क्या यॉर्क शेक जैसा ही फ्यूज किया तुरंत बनने लगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। कब? तो देखिए यहां 0 से सप्ताह में जाएंगे, 12 सप्ताह तक का ना हमारा टाइम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। 12 सप्ताह नहीं, पूछेंगे कब से बनना शुरू होगा, तो अगर मंथ में पूछेगा तो बोलिएगा 0 से 3 महीना में स्टार्ट हो जाता है यॉर्क शेक का। समझ रहे ना, यॉर्क शेक। लेकिन पूछेगा वीक में तो कहिएगा 0 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, तीसरा वीक जब ये यॉर्क शेक जब बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो तीसरा वीक 3 सप्ताह का जो बच्चा हो जाता है,
3 सप्ताह का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसमें खून बनना शुरू हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, उसमें क्या होता है, खून बनना हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब ये तीसरा महीना में खून बनना शुरू हो जाता है तो जरा याद रखिएगा, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, 3 वीक, 3rd वीक, तीसरा सप्ताह में ही हमारा क्या होता है, ब्लड बनना शुरू हो जाता है। और तीसरा महीना के बाद चौथा छोड़ के 5वां महीना में हार्ट डेवलप होने लगता है बच्चे का। ये बात याद रखिएगा, सॉरी 5वां सप्ताह में, है ना। तीसरा सप्ताह जब देखिएगा, जब कोई अंडा डेवलप करेगा, बेबी बनेगा, उस क्रम में मानव के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के क्रम में हम बोल रहे हैं तीसरा सप्ताह में खून बनना शुरू हो जाता है। और चौथा से पांचवा सप्ताह जाते जाते, ये भी 3 महीना के अंदर में ना आ रहा है, 12 सप्ताह तक का हमारा 3 महीने के अंदर में टाइम है। तो 5वां सप्ताह के बाद बच्चे का हार्ट बनना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं ना, बच्चे का हार्ट बनना, हृदय बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि ब्लड कब से बनना शुरू होता है, तो जन्म से ही बनना शुरू हो जाता है। कब से, मेनली रूप से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किस वीक में, तो 3rd वीक में। कोई दिक्कत है, ब्लड हमारा जो है जन्म से ही बनना शुरू हो जाता है, जन्म मतलब फर्टिलाइजेशन के, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में। तो कहां बनता है, तो यॉर्क सेक, ये सब टाइम में कहां बनता है, तो ये सब टाइम में बनेगा यॉर्क सेक, है ना, उस टाइम में वहां बनेगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जरा समझिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा कि अब इस तरह से डेवलपमेंट होगा, हार्ट बनेगा बच्चे में। सबसे पहले क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। उसके बाद फिर कुछ सप्ताह, यानी कि लगभग 12th सप्ताह के लास्ट तक में बच्चे में लीवर बन जाता है। यानी लास्ट, आप मतलब कि 12वां सप्ताह, यानी कि 3 मंथ अंतिम होते होते बच्चे में क्या बन जाता है, लीवर बन के रेडी हो जाता है। बच्चे में जब लीवर बन के रेडी हो जाएगा तो अगला 12वां सप्ताह जो शुरू होगा, अब यॉर्क सेक नहीं रहेगा। अब तो वो यॉर्क सेक अलग अलग अंगों में डेवलप हो जाता है ना। जब यॉर्क सेक अलग अलग अंगों में डेवलप हो जाता है तो यॉर्क सेक में अब ब्लड बनना नहीं होगा, वहां नहीं बनेगा। तो कहां खून बनेगा, अब जो खून बनेगा वो कहां बनेगा, तो क्योंकि हमारे पास लीवर बन के रेडी हो गया। एक बात याद रखिएगा, हम लोग बचपन में क्या करते थे गलती, बचपन में हम लोग गलती क्या करते थे कि हम लोग पढ़ लेते थे कि हृदय में खून बनता है। नहीं, हृदय में खून नहीं बनता है। हृदय का काम है पंप करना, वो बने हुए रक्त को खाली पंप, ढकेलने का काम करता है। देखते हैं कंप्रेस, है ना, रिलैक्स, कंप्रेस, रिलैक्स करते रहता है, वो प्रेशर देता है, समझ गए, रक्त को प्रेशर, दबाव बनाता है और वो भेजता है, वो बनाता नहीं है। ठीक है ना। रक्त बनाने का काम कौन करता है, तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यॉर्क सेक में बनेगा, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है हमारा, लीवर, क्योंकि लीवर बन के रेडी हो जाता है, यॉर्क सेक हमारा खत्म हो जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है हमारा, लीवर, यानी 12वां सप्ताह से हमारा जो स्टार्ट हो जाता है, 12th वीक में हमारा क्या होता है, ये हमारा लीवर क्या होता है, लीवर हमारा जो है ब्लड सेल्स बनाने लगता है। कोई दिक्कत है, लीवर हमारा क्या करता है, वो ब्लड सेल्स बनाने लगता है। तो पूछेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो यॉर्क सेक में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो लीवर में बनेगा, बेबी के लीवर में भी, लीवर भी ब्लड बनाता है, लेकिन कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणीय विकास के क्रम में 3रा से 6ठा महीना के बीच में ये जो पीरियड होता है, यहां पे बेबी के लीवर से ये रक्त बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर में क्या होता है, देखिए यहां ये जो टाइम 6ठा महीना का खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, बोन डेवलप होने लगता है बच्चे में, बोन, हड्डी बनना शुरू हो जाता है ना। और जब हड्डी बनता है तो पहले मोटा मोटा हड्डी बनता है, लॉन्ग एंड फ्लैट बोन, लॉन्ग, है ना, ये सारी देखते हैं ना, ये सारी जो हड्डी है हमारे, लंबा लंबा हड्डी है, हम आगे पढ़ाएंगे, सारे हड्डी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये हड्डी बनना शुरू हो जाता है, तो ये हड्डी जो हमारा 6 से 9 मंथ में एकदम पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है। तो अब 3rd ट्राइमेस्टर में अगर पूछेगा कि यही रक्त कहां बनेगा, तो अब ये रक्त बनेगा हमारे बोन में। कौन बोन में, तो सबसे पहले शॉर्ट बोन में नहीं, लॉन्ग एंड फ्लैट बोन, समझ गए। ठीक है, समझ रहे ना,
ह्यूमरस, टिबिया, फेबुला, फीमर, है ना, ये सारे चीज में क्या होगा हमारा, ये जो हमारा हड्डी का नाम है, ये सारे हड्डियों में क्या होगा, लॉन्ग, जो ये जो लॉन्ग और फ्लैट बोन है, इसमें हमारा क्या होगा, रक्त बनना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थर्ड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 6 मंथ से 9 मंथ का जो बेबी हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग एंड फ्लैट बोन में, लॉन्ग एंड फ्लैट बोन में लंबे और चपटे, है ना, लंबे बोन में, ठीक है, लॉन्ग एंड फ्लैट बोन जो है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा, इस हड्डी में क्या होता है, भीतर में बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं, यहां अस्थि मज्जा भी बनना शुरू हो जाता है, और उस अस्थि मज्जा में ब्लड स्टेम सेल मौजूद होता है, यानी ब्लड बनाने वाली कोशिकाएं मौजूद होती है, स्टेम सेल उसी को बोलते हैं, ब्लड बनाने वाली कोशिकाएं, किसी की बनाने वाली कोशिकाएं जो होती है वो स्टेम सेल कहलाती है, वहीं से बनने का शुरुआत होता है, ठीक है। ये जो हमारा लॉन्ग एंड फ्लैट बोन में क्या होता है, यानी कि अंतिम 3 महीना जो बेबी का होता है उसमें क्या होता है, हड्डियों में रक्त बनना शुरू हो जाता है, और जब बेबी बाहर हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, तो उसके सारे बोन मैरो में रक्त बनना शुरू हो जाता है, और फाइनली हम बोल सकते हैं कि उसके बाद ये जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जितना भी टाइम पीरियड आएगा वो क्या होगा, सब दिन रक्त कहां बनेगा, हड्डी के अस्थि मज्जा में, वहां पर क्या होता है, वहां पे स्टेम सेल, ब्लड स्टेम सेल होता है, वहीं से हमारा क्या होता है, रक्त बनना शुरू होता है और बनते रहता है, समझ रहे ना। तो अब तो क्लियर है कि पहले कहां बनता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यॉर्क सेक, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कहां, लीवर, और थर्ड ट्राइमेस्टर में कहां बनता है, बोन में, बोन के बोन मैरो में, समझ रहे हैं, बोन के बोन मैरो में। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि ये रक्त जो बनता है, तो बोन मैरो को हमको अच्छे से पढ़ना है कि बोन मैरो में कैसे बनता है, ये कोशिकाएं बोन मैरो में कैसे बनती हैं। आप एक बात याद रखिए, बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा, समझ रहे ना, बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, देखिए हिंदी में हमारा गलती हो सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बोन मैरो माने अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा में हमारा रक्त कैसे बनता है, तो अस्थि मज्जा में क्या होता है, यहां पे ब्लड स्टेम सेल, ये याद रखिएगा, पूछेगा ब्लड स्टेम सेल क्या होता है, तो ब्लड स्टेम सेल हम उसको बोलते हैं कि वो प्रोड्यूसर सेल होता है, वो कोशिकाएं बारंबार विभाजित हो के और नई कोशिकाओं को जन्म देते रहती हैं। बोन मैरो में क्या बोल रहे हैं, बोन मैरो में ब्लड स्टेम सेल मौजूद होता है, ठीक है, ब्लड स्टेम सेल जो मौजूद होता है वो क्या होता है, अनगिनत विभाजित होती है वहां से कोशिकाएं का, और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो वो ब्लड सेल्स का, कोशिकाओं का कौन सा कोशिका, ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। हड्डी के भीतरवा में जो होता है अस्थि मज्जा होता है ना, हड्डी को जब तोड़िएगा ना, उसके भीतर में देखिएगा गीला गीला टाइप का कुछ निकलेगा, ठीक है, और वो थोड़ा सा रेडनेस रहता है, ठीक ना, तो वो रेडनेस जो रहता है, तो वहीं से हमारा क्या होता है, ब्लड सेल्स का जो है स्टेम सेल वो सब है, और वहां पे क्या होता है, हमारा ब्लड सेल्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा ब्लड बनने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, ब्लड बनने का जो हमारा प्रक्रिया है, तो इसमें ब्लड में जो अन्य प्रकार, अनगिनत प्रकार के सेल्स बनते हैं, हम तो मेनली 3 प्रकार का सेल पढ़े हैं, मेनली 3 प्रकार का सेल पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। अब यहाँ पे ब्लड सिस्टम सेल में क्या क्या बनाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाएगा, आरबीसी बनाएगा एंड प्लेटलेट्स बनाएगा, ये चीज सारी चीज बनाएंगे, और ईटीसी और कुछ एक दो सेल्स हैं हम जो बताएंगे, वो सारे चीज बनाएंगे। यहाँ पे ब्लड स्टेम सेल ये बनाएंगे। अब ये जो बनेगा, ये जो ब्लड बनने की, देखिए अन्य मल्टीपल बन रहा है, एक नहीं कई बन रहा है ना, कई प्रकार की कोशिकाएं बन रही है। ब्लड स्टेम सेल, बोन मैरो में ब्लड स्टेम सेल जो मौजूद है उसमें एक नहीं कई प्रकार की कोशिकाएं बन रही है, कई प्रकार की ब्लड सेल्स बन रही हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं मल्टीपोटेंशियल स्टेम सेल। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मल्टी मतलब कई प्रकार के, पोटेंशियल स्टेम सेल, ठीक है ना, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल। देखिए स्टेम से, ब्लड स्टेम सेल का क्या नाम बोलेंगे हम यहाँ,
मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल। मल्टी मतलब कई प्रकार के, पोटेंशियल मतलब क्षमता रखता है, पोटेंशियल मतलब ना बोलता है आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर क्षमता है, तो मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल। अरे भाई इसके पास कई प्रकार की सेल बनाने की क्षमता है, समझ रहे ना, ये बोन मैरो के अंदर में कई प्रकार की सेल बनाने की क्षमता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल। या फिर इसका दूसरा नाम हम क्या बोल देते हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। क्या बोल देते हैं इसको, इसका एक और नाम है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। अगर आपको कहीं भी मिल जाए हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, तो इसका मतलब समझ लेना है कि मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल ही बोल रहा है। अब मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल बोल रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे कई प्रकार की कोशिकाएं बनने की क्षमता उनके पास है, और स्टेम सेल है तो यानी कि कौन कौन सा सेल बनाएगा, तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड अदर, ये सारे सेल्स बनाएंगे। ये सब पाया कहां जाएगा, तो वो हमारा बोन मैरो में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ब्लड बनाएगा, ब्लड का सेल्स जो बनाएगा, ठीक है, ये जो हमारा ब्लड का सेल्स बनाएगा, तो उस सेल्स को हम जो ब्लड बनने की जो प्रक्रिया है, ये जो सेल्स बनने की प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेमोसाइटोब्लास्ट। क्या बोल देते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट। देखिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो प्रोसेस है, जो ब्लड बनने का प्रोसेस है, सॉरी ब्लड के ये जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बनने की जो प्रक्रिया है, स्टेम सेल से जो हमारा सेल्स बनेगा, स्टेम सेल से हमारा जो सेल्स बनेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, हेमोसाइटोब्लास्ट। क्या बोल देते हैं, उसका नाम क्या है, हेमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। हेमोसाइटोब्लास्ट कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझिए ना कि ये स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल ब्लास्ट कर गया, समझ रहे ना, ब्लास्ट कर गया मतलब एक चीज ब्लास्ट करने के बाद एक चीज अगर ब्लास्ट करेगा तो एक ही चीज रहेगा, टूट के कई चीज बनेगा, है ना, कई चीज बनेगा। उसी प्रकार से यहां पे हमारा जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, या तो फिर मल्टीपल पोटेंशियल स्टेम सेल जो हमारा है, जिसको हम ब्लड स्टेम सेल भी बोलते हैं, इनके पास डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट बनाने की क्षमता होती है, समझ रहे ना, ये सब बनाने की क्षमता होती है। ये क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, ये क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, तब उसको हम जब वैसे ब्लास्ट हुआ तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे हम इसको, हेमोसाइटोब्लास्ट, हेमोसाइटोब्लास्ट क्या बोल देंगे इसको, इसका नाम क्या हो गया, हेमोसाइटोब्लास्ट। अब जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारी कोशिकाएं बना, तो वो जो बहुत सारी कोशिकाएं बना उसको हम दो ग्रुप में बांटते हैं, उसको हम दो ग्रुप में डाल देते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं बनी उसको हम दो ग्रुप में डाल देते हैं, एक को बोलते हैं हम माइलॉइड सेल और दूसरा को हम बोलते हैं लिम्फॉइड सेल। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, माइलॉइड सेल और दूसरा को हम क्या बोल देते हैं, लिम्फॉइड सेल, ठीक है। ये नाम है, अब देखिए भाई जो अंग्रेजी में है तो उसको अंग्रेजी में ही रखना पड़ेगा, है ना, इसका क्या हिंदी लिखूं, समझ रहे ना, क्योंकि बायो में मैक्सिमम प्रोसेस आपको जो भी आप टर्मिनोलॉजी आएगा, जो भी नाम आएगा वो अंग्रेजी में ही आएगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप समझिए माइलॉइड सेल और दूसरा क्या है, लिम्फॉइड सेल। पहला माइलॉइड दूसरा लिम्फॉइड, पहला माइलॉइड दूसरा लिम्फॉइड, एकदम याद रखना है, एकदम इजी है। सबसे पहले बोन मैरो में क्या बनेगा, अस्थि मज्जा में क्या बनेगा, सारे रक्त की कोशिकाएं, सारे रक्त की कोशिकाएं हमारा क्या बनेगा, बोन मैरो में। अब उस बोन मैरो में जो कोशिकाएं बनाने का काम करेगी, उस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल, है ना, वहीं से उत्पत्ति होंगी, उत्पत्ति कोशिका, है ना, तो ब्लड स्टेम सेल, यही हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट या अदर जितने भी सेल्स बनेंगे वो बनाएंगे। इसी का देखिए, इसी स्टेम सेल का दूसरा नाम क्या है, इसके पास अनगिनत कैपेसिटी है, पोटेंशियल क्षमता है बनाने का कोशिका, इसी को बोलते हैं मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल। और फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, इसी का दूसरा नाम क्या है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। इसके बाद देखिए अब ये जो बनाएगा, यहां पे जो हमारा स्टेम सेल है ये ब्लास्ट करेगा, तो ये जो ब्लास्ट किया इस प्रक्रिया, यानी कि रक्त बनेगा, सॉरी आगे ब्लड कोशिका बनेगा,
रक्त कोशिका बनेगा। तो रक्त कोशिका बनेगा तो अब ये जो ब्लास्ट किया यानी बनने का, यानी कि ब्लास्ट हुआ मतलब बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? हेमोसाइटोब्लास्ट। क्या बोल देंगे इसको? हेमोसाइटोब्लास्ट। पूछेगा हेमोसाइटोब्लास्ट ये वर्ड कहां से आया? हेमोसाइटोब्लास्ट। तो आप बोलेंगे कि जब ब्लड स्टेम सेल मल्टीपोटेंशियल स्टेम सेल ब्लास्ट करेगा यानी कि नई कोशिकाओं को बनाने का काम करेगा, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हीमोसाइटोब्लास्ट। अब हीमोसाइटोब्लास्ट जब हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तो कितनी प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी? 2 प्रकार की नहीं, कई प्रकार की, लेकिन 2 ग्रुप में उसको रखे हैं। बनेंगे कई प्रकार की कोशिकाएं, लेकिन उसको हम 2 ग्रुप में रखे हुए हैं। ग्रुप का नाम क्या है? माइलॉइड सेल, लिम्फॉइड सेल। जिस तरह की आप अगर शादी में इनविटेशन देते हैं, ब्लास्ट कर दिए मतलब शादी का इनविटेशन भेज दिए, अब वहां से लोग आया तो अपने घर में व्यवस्था देते हैं। क्या व्यवस्था देते हैं? महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुष के लिए अलग व्यवस्था देते हैं कि नहीं? कि सबको एक ही में मिला देते हैं? नहीं, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुष के लिए अलग व्यवस्था, रुकने के लिए व्यवस्था देते हैं। समझ रहे ना? तो उनके रुकने के लिए 2 ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप बना दिए। उसी प्रकार से यहां पे आए तो बहुत सारे कोशिका, समझ रहे ना? आए तो बहुत सारे कोशिका, लेकिन उनमें से सारे कुछ कोशिका को हम माइलॉइड सेल के ग्रुप में रख दिए। उसको किस में हम रख दिए? माइलॉइड ग्रुप में रख दिए, और दूसरे को हम लिम्फॉइड ग्रुप में रख दिए। समझ रहे ना? दूसरे को हम किस में रख दिए? लिम्फॉइड ग्रुप में। किस में रख दिए? लिम्फॉइड ग्रुप में। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई परेशानी है? देखिए अब क्या है कि हेमोसाइटोब्लास्ट मतलब यहां से ब्लास्ट हुआ और कोशिकाएं ब्लड सेल्स बनना शुरू हुई। अब देखिए क्या होता है कि यहां पे जो ब्लड सेल्स बनती हैं, रक्त कणिकाएं बनती हैं, तो वो जो है इमेच्योर सेल बनती है। मतलब वो मेच्योर सेल मतलब पूर्ण रूप से मेच्योर सेल नहीं बनती है। मेच्योर मतलब एकदम ठीक ठाक फंक्शनिंग करने के लिए तैयार रहे, जो फंक्शन करने के लिए तैयार रहे, मेच्योर उसको बोलते हैं। तो वो मेच्योर सेल्स हमारा नहीं बनता है, इमेच्योर सेल्स बनता है। ठीक है, अब मेच्योरिटी कर जो है, मेच्योर जब बना सेल्स, कोशिकाएं तो बनी, लेकिन वो मेच्योरिटी के लिए कहीं और जाता है। समझ गए? जैसे कि कोई लड़का, किसी के घर में कोई लड़का पैदा हुआ, ठीक है, तो क्या उनके पास मेच्योरिटी आ जाती है बच्चे में? नहीं। उनको क्या करते हैं, जब तक पलने बढ़ने का टाइम होता है उसको अपने घर में हम रखते हैं, और जब उसमें पलने बढ़ने के टाइम से जब धीरे धीरे समझने बूझने लगता है कुछ, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको गुरुजी के पास भेजते हैं, टीचर के पास भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए, पढ़ने के लिए, बहुत प्रकार के क्रियाओं को सीखने के लिए ट्रेनिंग में भेजते हैं, मेच्योरिटी उन पर लाने के लिए भेजते हैं। तो वैसा ही कोशिकाएं, जो इमेच्योर कोशिकाएं, जो हेमोसाइटोब्लास्ट जो हुआ, यानी जो हमारा स्टेम, कहाँ, ब्लड स्टेम सेल, हेमेटोपोएटिक सेल कहां पे? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में जो क्या हुआ, हेमेटोब्लास्ट हुआ, है ना, हेमोसाइटोब्लास्ट हुआ। क्या हुआ? हेमोसाइटोब्लास्ट हुआ। तो वहां पे बहुत इमेच्योर सेल बना, नया नया बेबी सेल बना। समझ रहे ना? वो क्या हुआ? नए नए बेबी सेल का निर्माण हुआ। और जब नए बेबी सेल का निर्माण हुआ तो इस सेल को पहले जो है हम 2 ग्रुप में रख दिए, अलग अलग ग्रुप में। कौन कौन? तो एक माइलॉइड सेल और दूसरा लिम्फॉइड। माइलॉइड सेल, दूसरा लिम्फॉइड सेल। अच्छा, इसमें बहुत सारे कोशिकाएं ना आई है, इसमें भी बहुत सारे कोशिकाएं आई हुई है, इसलिए हम इसको लिखते हैं कॉमन, सबके लिए नहीं सा है यहाँ, कॉमन माइलॉइड। अब प्रोजेनिटर लगा देते हैं। प्रोजेनिटर इसलिए कि ये यहां से जो है ना, इस ग्रुप का पूर्वज कोशिका हो गया। पूर्वज यहीं से ना, पूर्वज यहीं से ना शुरू हुआ। इस ग्रुप का पूर्वज तो जैसे होता है ना कि हम लोग, हमारा जो है पूर्वज कुछ अलग जगह से आया हुआ है, आप लोग का पूर्वज अलग जगह से, सब लोग का पूर्वज क्या होता है, अलग अलग जगहों से आता है, तो वो प्रोजेनिटर कहलाया। वो क्या कहलाएगा? प्रोजेनिटर, पूर्वज कोशिका। तो यहां से इसका खानदान चला, समझ गए? और इस खानदान का नाम देखिए, 2 खानदान हो गया, जरा समझिएगा। यहां जो कोशिकाएं बनी वो 2 खानदान के हो गए। एक खानदान का नाम क्या हुआ? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर मतलब खानदान, समझ गए ना? खानदान। अब इसका माइलॉइड खानदान का, कौन खानदान का? तो माइलॉइड। कॉमन लगा दिया, अपना मन ना लगाए, छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन कॉमन लगाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सबके लिए कॉमन, कॉमन है ना सबके लिए, इसलिए माइलॉइड खानदान के। ये हो गया लिम्फॉइड खानदान के, समझ गए? इसमें जो आएगा वो लिम्फॉइड खानदान के होगा, इसमें जो आएगा वो माइलॉइड खानदान के होगा, ठीक है। प्रोजेनिटर अंग्रेजी में लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? पूर्वज, पूर्वज या खानदान, समझ गए ना? ये पूर्वज या खानदान। तो 2 खानदान में बटा,
समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जो भी हेमोसाइटोब्लास्ट हुआ, यहाँ पे जो भी हेमोसाइटोब्लास्ट हुआ वो क्या हुआ, दो खानदान में बट गया। कितने खानदान में बट गया, दो खानदान में बट गया। कौन कौन, तो माइलॉइड खानदान और लिम्फॉइड खानदान, माइलॉइड खानदान और लिम्फॉइड खानदान। अब यहां पे समझिएगा, पहले लिम्फॉइड छोटा है, कम है, इनकी संख्या में कम है, इसलिए हम इन्हीं को पहले समझ लेते हैं। ये माइलॉइड खानदान थोड़ा लॉन्ग जाता है, समझ गए। इसमें भी कई प्रकार के गोतिया है, जिस तरह होता है ना, एक खानदान के कई गोतिया होते हैं, देखे है ना, हम इस खानदान के हैं और उसके बाद हमारा में गोतिया निकला, गोतिया निकला, गोतिया निकला, वैसा ही है, एक खानदान के कई गोतिया हैं। इसी प्रकार यहां भी है, ठीक है। कोमल लिम्फॉइड प्रोजेनिटर, कोमल लिम्फॉइड प्रोजेनिटर, लिम्फॉइड खानदान में जब हम देखते हैं तो आगे चलकर ये भी दो गोतिया में बटा हुआ है। अब स्मॉल लिम्फॉइड और लार्ज लिम्फॉइड, समझ गए, ठीक है। अब लिम्फॉइड खानदान से जो कोशिका आएंगी तो उसको लिम्फोसाइट बोल देंगे। लिम्फॉइड खानदान से जो कोशिकाएं बनेंगी उसको हम क्या बोल देंगे, लिम्फोसाइट। क्या बोल देंगे, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट बन रहा है तो दो, एक लार्ज लिम्फोसाइट, क्या बन रहा है, लार्ज लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या बन रहा है, स्मॉल लिम्फोसाइट, ठीक है। अच्छा, इसमें इसी में एक अलग प्रकार की कोशिका बन रहा है। टोटल जितना लिम्फोसाइट बन रहा है, समझिए, लिम्फॉइड खानदान में जितना भी लिम्फोसाइट बन रहा है उसका 10% नेचुरल किलर सेल बनता है। नाम है, एक अलग प्रकार का सेल है। हम बोले थे ना कि सिर्फ जो है डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट ही नहीं बनता है, उसमें बोले थे ना कुछ अन्य कोशिकाएं भी बनती है, अन्य कोशिका में ये सब आएगा। तो नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल कहने का मतलब है कि ये भी जो है, आप कुछ करो ना करो, जो कुछ इसको नया लगेगा ना कि खून में कुछ नया है, उसके ऊपर अटैक कर देगा ये, समझ रहे ना। नेचुरल किलर सेल बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक, नेचुरल, अरे स्वभाव से ही है, नेचुरल किलर सेल है। ये मारने का काम करेगा, कोई भी आएगा तो उसको मारने का काम करेगा। डब्ल्यूबीसी भी हमारा मारने का काम कर रहा था, लेकिन यहां पे ये भी हमारा मारने का काम करेगा, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल, ये जो है पूरा लिम्फोसाइट का कितना होगा, 10% होगा। और ये जो है नेचुरल किलर सेल में कुछ नाम है, जैसे CD1656 है ना, CD16, CD56, ये सब जो है अलग अलग नेचुरल किलर सेल है। ये जो है, इस देखिए, समझ रहे ना। इसके अलावा जो हमारा लार्ज ग्रेन्युलोसाइट है, ये लार्ज ग्रेन्युलोसाइट भी बनता है। ये लार्ज ग्रेन्युलोसाइट बोल दिया, ये लार्ज ग्रेन्यूल लिम्फोसाइट बना। क्या बना, लार्ज ग्रेन्यूल लिम्फोसाइट। यहां पे लिम्फॉइड खानदान में एक लार्ज बना, एक स्मॉल लिम्फोसाइट बनेगा। लिम्फोसाइट खाली बनने का काम होगा, ध्यान रखिएगा। लिम्फॉइड है तो लिम्फोसाइट, इसके अलावा जो नेचुरल किलर सेल बन गया CD16, 56, ये सब अलग है, समझ गए। इसी के खानदान में आता है, ताकि बनने का प्रोसेस जो है यहीं से है, इसलिए इसको भी हम इसी के खानदान में रखते हैं। लेकिन मेनली दो प्रकार का हमारा लिम्फोसाइट सेल्स बनता है। कौन कौन, तो लार्ज ग्रेन्युलोसाइट, लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट, दो प्रकार का। अब देखिए, लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट जो बनता है, ये कोशिकाएं क्या इंडिकेट करती है, ये जो कोशिका बनती है तो क्या इंडिकेट करती है, तो जरा ध्यान रखिएगा। लार्ज ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल्स लिम्फोसाइट्स जो है हमारा, बार बार हम ग्रेन्युलोसाइट बोल देते हैं, लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स, ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या काम करती है, बाह्य आक्रमण जो होती है उनके साथ ये क्या करती हैं, ये जो है अपनी संख्या को बढ़ाने लगती है। जैसे कोई बाहरी आक्रमण हुआ तो ये जो है अपनी संख्या उनसे कंबाइन कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, उससे क्या करता है, लिम्फॉइड, ये जो है लिम्फोसाइट क्या करता है, उनके साथ बाइंड कर लेता है, बांध लेता है, उसको अपने अंदर में बांध लिया और उसको विस्फोट करने का, बम, समझ रहे ना, बम की तरह काम करता है ये, उसको विस्फोट करने का, यानी कि उसको बर्बाद करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो है ना कब काम करता है, तो ये कब काम करता है, तो इनको जब नया जीन का कोशिका मिलता है, नया जीन के कोशिका मिलता है। इसलिए कैंसर, कैंसरस, जो कि अगर कोई कैंसरस सेल घुस जाता है, यानी किसी आदमी को अगर कैंसर सेल है तो क्या उसको अगर मौजूद है, किसी बॉडी में कैंसर सेल मौजूद है, तो ये लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ती जाएंगी। क्या होगा, लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ती जाएंगी, समझ रहे ना, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। अब स्मॉल लिम्फोसाइट पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए, लिम्फोसाइट तो हमारा दो प्रकार का बन रहा है, एक लार्ज एक स्मॉल। अब देखिए, स्मॉल लिम्फोसाइट जो हमारा है, ये जो कोशिका बन रही है लिम्फोसाइट, ये भी दो प्रकार के है,
समझ रहे ना। ये भी कितने प्रकार के हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के, कौन कौन, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। पूछेगा लिम्फोसाइट दो ग्रुप में, कौन कौन, लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट, समझ रहे ना। ये लिम्फॉइड खानदान के हैं, ये लिम्फॉइड खानदान के, लिम्फॉइड खानदान से, लिम्फॉइड खानदान, लिम्फॉइड के दो बेटा है ना, कौन कौन, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट का कहानी समझ गए, अब स्मॉल लिम्फोसाइट का हम लोग कहानी समझेंगे। स्मॉल लिम्फोसाइट के भी दो बेटा, समझ गए, दो ग्रुप में, कौन कौन, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट मतलब क्या है, ये जो स्मॉल लिम्फोसाइट का जो एक छोटा बेटा है, कहने का मतलब है स्मॉल लिम्फोसाइट का जो ये बेटा है, ये लिम्फोसाइट पैदा हुआ ना, जैसा ही बना ना, तो ये ट्रेनिंग लेने के लिए इनका एक बाप जो है ट्रेनिंग लेने के लिए इसको भेज दिया ट्रेनिंग सेंटर थाइमस। थाइमस एक ग्रंथि है जो कि यहाँ पे स्टर्नम के पीछे दोनों लंग्स के बीच में हार्ट से थोड़ा ऊपर इस जगह पे मौजूद होता है। यहाँ पे थाइमस ग्रंथि होता है, समझ रहे ना, वो इम्यूनिटी का ट्रेनिंग देता है, वो इम्यूनिटी का बॉडी में इम्यूनिटी का ट्रेनिंग देता है। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, टी लिम्फोसाइट चला गया थाइमस के पास, कहा, ट्रेनिंग लेने के लिए कि कैसे बम गोला बारूद चलाएंगे, समझ रहे ना, ये फौज का ट्रेनिंग लेने चला गया। ठीक है, किसके पास गया, तो थाइमस ग्लैंड के पास, थाइमस ग्रंथि के पास। और थाइमस ग्लैंड के पास ट्रेनिंग लेके जब आया तो इसी लिम्फोसाइट को हम बोल दिए टी से थाइमस, टी से टी लिम्फोसाइट, इसलिए थाइमॉइड लिम्फोसाइट, ये थाइमस के पास ट्रेनिंग लेने गया, इसलिए हम इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। समझ में आया, ये टी लिम्फोसाइट बोल रहे हैं। अब ये बी लिम्फोसाइट जो है बना बोन मेरो में, समझ रहे ना, बोन मेरो में बना, लिम्फॉइड खानदान के है, स्मॉल लिम्फोसाइट में आया, पैदा हुआ, लेकिन ये ट्रेनिंग लेने बाहर नहीं गया, बोला मम्मी पापा आप ही हमको ट्रेनिंग दे दीजिए, तो ये बी लिम्फोसाइट बना। क्या बना, बी लिम्फोसाइट। क्यों बना, बी क्यों नाम रखा, बोन मेरो में ट्रेनिंग हुआ इसका, जहां पैदा हुआ वहीं ट्रेनिंग हुआ इसका, बोन मेरो में ये पैदा हुआ, किस खानदान में, तो लिम्फॉइड खानदान में। लिम्फॉइड खानदान के कौन बेटा था, स्मॉल लिम्फोसाइट, छोटका बेटा के पास, और उसके बाद उसमें ये जो है बी लिम्फोसाइट ये ट्रेनिंग यहीं लिया, इसलिए इसका नाम हो गया बी लिम्फोसाइट। ये बोन मेरो में हुआ और ये ट्रेनिंग लेके कहां जाएगा, प्लाज्मा के पास जाएगा, ब्लड के प्लाज्मा, हम शुरू में पढ़ाए थे प्लाज्मा 55% प्लाज्मा होता है, उसी में रहेगा घुल के, समझ गए, ये बन के वहां जाएगा और वहां पे क्या करेगा, बम बारूद गोला बना का काम करेगा और वहां पे बनाने का एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा। यानी कि कोई भी बाहरी सेल है वो जो आया उसके विरुद्ध में बम गोला बारूद एक केमिकल बनाता है, बम गोला बारूद बोल देते हैं लेकिन वो केमिकल है, वो केमिकल का नाम क्या है, आईजी, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, समझ रहे ना, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडी, इसी को एंटीबॉडी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीबॉडी। ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनता है। बोन मेरो, ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, बोन मेरो में रह के ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग लेने के बाद ये प्लाज्मा सेल में चल जाता है और एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, जिसको हम आईजी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन नाम का एंटीबॉडी बोलते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आज हम लोग क्या पढ़े कि हीमोसाइटोब्लास्ट जहां पे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड अदर सेल्स बनने का काम हो रहा है, जिसमें कि इमेच्योर सेल यानी कि वहां पे मेच्योर नहीं, वो मेच्योरिटी लेने के लिए कहीं और जाता है। देखे ना, थाइमस ग्रंथि के पास गया, यहाँ पे जो है बोन मेरो में कोई ट्रेनिंग ले रहा है ना। तो हीमोसाइटोब्लास्ट में, हीमो मतलब ब्लड संबंधित, साइटो मतलब सेल, ब्लास्ट हुआ, समझ रहे ना, ब्लास्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो खानदान तैयार हुआ। एक खानदान का नाम क्या हुआ, माइलॉइड प्रोजेनेटर, और दूसरा नाम क्या हुआ, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर के दो बेटा, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट के दो बेटा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये थाइमस के पास गया ट्रेनिंग लेने के लिए और वहां पे क्या हुआ, बम गोला बारूद चलाने के लिए सीखा। कहने का मतलब है कि वहां एंटीबॉडी बनाने के लिए सीखा, समझ रहे ना, इसलिए इसका टी लिम्फोसाइट हुआ। बी लिम्फोसाइट अपना बोन मेरो अपने खानदान के पास ही रखे अपना सीखा, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट बोल देते हैं और ये प्लाज्मा सेल्स के पास मौजूद रहता है। ये प्लाज्मा सेल्स कहलाता है क्योंकि ये प्लाज्मा में मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। एंटीबॉडी किसको बोलते हैं, इसको एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन नाम का केमिकल है, उसी का नाम एंटीबॉडी भी है, ठीक ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे माइलॉइड प्रोजेनेटर। इसके माइलॉइड प्रोजेनेटर में ये दोनों छोड़कर जितनी भी कोशिकाएं बचा, अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में जितने प्रकार की, देखिए डब्ल्यूबीसी में कौन कौन था, डब्ल्यूबीसी में याद है, डब्ल्यूबीसी में क्या कौन कौन, न्यूट्रोफिल, एसनोफिल, बेसोफिल, है ना, उसके बाद मैनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट सिर्फ यहां बन रहा है,
लिम्फोसाइट सिर्फ यहां बन रहा है जितने प्रकार का लिम्फोसाइट है, और जितने भी प्रकार के डब्ल्यूबीसी के सेल्स है सब, आरबीसी एंड प्लेटलेट, सब लोग यहां पे माइलॉइड खानदान के हैं। समझ गए? ये सब माइलॉइड खानदान के हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। कोई दिक्कत? थैंक यू।